ये आज का टॉपिक जो है हमारा ऑटोमी प्रोडक्ट पॉलिसी। इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि ऑटोमी की 4 मेजर प्रोडक्ट पॉलिसीज़ है। एक है एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस, दूसरी है मास्टीज मीन्स मास प्रोडक्शन ऑफ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स, थर्ड पॉलिसी है GSGS ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सप्लाई, एंड फोर्थ वन इज रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अभी इस बारे में बताने के पहले ऑटोमी की प्रोडक्ट पॉलिसी कैसे बनी, इसके पहले हमें मिस्टर हैनगिल पार्क जो ऑटोमी के फाउंडर और CEO है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने जो सीखा है उसी से ऑटोमी का फॉर्मेशन करने के बाद ये सब पॉलिसीज़, प्रोडक्ट पॉलिसीज़, कंपनी पॉलिसीज़, ये सब उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मैं मिस्टर हैनगिल पार्क के बारे में बताऊंगा, जो उन्होंने खुद ही बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से हमें बताया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने उनका करियर एज एक एम्प्लॉय करके ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुरू किया था। उस इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट कोरिया में, साउथ कोरिया में स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनके स्पेयर पार्ट की कीमत तय करने के लिए वो जिस किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रोडक्ट्स देते थे, उनके स्पेयर पार्ट देते थे, उस कंपनी की कॉस्टिंग टीम आके इनकी कंपनी में उस स्पेयर पार्ट की कीमत तय करती थी। और कीमत तय करने के लिए वो पैमाना ये अपनाते थे कि रॉ मटेरियल जो परचेस किया जाता है, उस रॉ मटेरियल का सोर्स और उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में उस रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालते थे। थोड़ा वीडियो बंद करेंगे, थोड़ा प्लीज़ वीडियो बंद करिए प्लीज़ थोड़ा। तो ये रॉ मटेरियल की प्राइस निकालते थे वो कंपनी के लोग आके। उसके बाद उस रॉ मटेरियल पे मशीनिंग होके मैन पावर कितना लगता है, उसका स्टॉप वॉच लगा के उसका वैल्यू निकालते थे कि इसके लगने वाला मैन पावर कितना है, इसको मशीनिंग की कितनी टाइम लग रहा है, और उसके बेसिस पे वो उस मैन्युफैक्चरिंग उस स्पेयर पार्ट की कीमत तय करते थे, और उस कीमत के ऊपर ओनली 3% उनको प्रॉफिट करके देते थे। तो इतना चैलेंजिंग था कि इतना स्ट्रिक्ट प्राइसिंग होने के बाद और 3% प्रॉफिट के अंदर में काम करना और उनकी खुद की कंपनी के लिए प्रॉफिट निकाल के देना, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उसके लिए उसके साथ में इनकी कंपनी की जो एक टीम थी जिनको रिजनेबल कॉस्ट डाउन टीम बोलते थे, वो टीम आके भी इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कम से कम करके 3% मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करने के लिए वो भी कुछ स्ट्रेटेजीज इनको देते थे कि आप इस ढंग से अगर प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो ये उनके लिए रिजनेबल कॉस्ट होती थी, लेकिन ये जो मैनेजमेंट होती थी इनकी स्पेयर पार्ट हैनगिल पार्क सर का और इन सब की, इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता था। तो ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में जहाँ क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का कोई गुंजाइश नहीं होती थी, और कॉस्ट मिनिमम रख के क्वालिटी देने का और प्रोडक्शन भी मैक्सिमम देने का, तो ऐसे एनवायरनमेंट में इनकी करीबन 17 साल इन्होंने सर्विस की, 17 ईयर्स एज ए एम्प्लॉय करके कंपनी में ये सर्विस की। उसके बाद इसी कंपनी के काम के लिए एक बार वो ऑस्ट्रेलिया में गए, तो वहाँ पे उनको एक उनके फ्रेंड ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको समझाया, और उनको वो प्रपोजल जो था नेटवर्क मार्केटिंग का वो उनको पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस कंपनी में अगर एम्प्लॉय करके काम करता रहूँगा तो मैक्स टू मैक्स मैं मेरी लाइफ ऐसी जैसे अभी जी रहे वैसे ही जीऊँगा, लेकिन बाद में आफ्टर मेरी रिटायरमेंट उस लाइफ का क्या कैसे होगा। तो उनको थोड़ा उस बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो उतरेंगे। फिर उन्होंने कोरिया के अंदर की एक नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा करके बहुत अच्छा सेल्स करके उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पे पोजीशन हासिल की थी। लेकिन जब वो कर रहे थे वहाँ पे, तब उन्होंने सोचा कि अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को 40-50 कंपनीज थी उस वक्त कोरिया में, 92 की बात है, 92 के बाद की बात है। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि अगर ये 40-50 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ जाए
तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग में और सेल्स इंडस्ट्री में। तो उन्होंने खुद ही वो एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया। उसके लिए किसी ने फंडिंग नहीं की उनको, इन्होंने खुद ही वो फंड्स वगैरह सब जमा किए और उन्होंने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया। अभी उस प्लेटफॉर्म पे जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कर रही थी बिजनेस, तो उस वक्त जो प्लान्स दिए थे उन्होंने, उस प्लान में ऐसी कमियां थी कि सिर्फ ऊपर के लेवल के लोग जो थे उन लोगों को ही उसका प्रॉफिट मिलता था, और नीचे में जो न्यू ज्वाइनिंग होते थे वो सब पैसे डूबते थे उन लोगों के। तो उसकी वजह से इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा हैवॉक हो गया उस वक्त कोरिया में। और इनका जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म था, उन्होंने iamkorea.com करके वो प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया था, वो टोटली कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने की वजह से उनके बैंकरप्ट हो गए, वो उनके बंगला गया, उनकी कार गई, सब कुछ चला गया। छोटा सा घर में इनको रहना पड़ा। एज अ CEO करके वो उसमें काम करते थे। तो ये इसका शॉक उनको हुआ। उसके बाद उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम हुआ, उनको लिवर सोराइसिस हुआ, डायबिटीज़ हुआ। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में उन्होंने वो निकाल रहे थे दिन। तो उनकी हालत और खस्ता खस्ता होती गई, लेकिन फैमिली रन करने के लिए वो काम करते थे। तो उनके डॉक्टर फ्रेंड ने उनको बताया कि आप काम करेंगे तो मर जाएंगे, तो इसके लिए आप काम करना बंद करिए। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी भी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो मैं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करूंगा, लोअर लेवल से स्टार्ट करूंगा, और जहाँ पे रिस्क कम होगी और प्रेशर कम होगा, और वहाँ से मैं शुरू करके फिर से मेरा जो मैंने अचीव किया था वो हासिल करूँगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त सोचा कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूँ तो कौन सी कंपनी को करूँ, क्या पैमाने होने चाहिए, जो आज मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। ऐसी कोई कंपनी है क्या जिसमें ये सब चीज़ों से अलग होके सब लोगों को, नीचे से ऊपर तक सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया। फिर इन्होंने कुछ चार रूल्स बनाए कि क्या होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप CEO जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी बिजनेस प्लान रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग का, वो प्लान एकदम सिंपल सरल होना चाहिए, और उसमें पिरामिड स्ट्रक्चर या ऊपर के लेवल में सब लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, नीचे वालों को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने ये सोचा कि प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के और चीप रेट में प्रोडक्ट होने चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने सोची कि एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी की खुद की होनी चाहिए। अभी तब तक क्या हो रहा था कि जो अपलाइन थे वो डाउनलाइन को एजुकेट करते थे, तो वो जो कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी की जी एजुकेशन, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती थी एजुकेट करने की डाउनलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो पूरी तरह से कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पा रही थी। एक्चुअल एजुकेशन नीचे तक परकोलेट नहीं हो पा रहा था। वो फिल्टर होके या कुछ मिडल लोगों का, जो भी अपलाइन के लोग रहते थे, उनका कुछ एडिशन होके या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की जैसी बातें वो शुरू हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये ना हो, इसके लिए कंपनी की खुद की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए। ये चारों पैमाने पे उन्होंने कंपनी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको कोई कंपनी इस पैमाने पे नहीं मिल पाई। फिर भी उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, और उन्होंने और फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी पोजीशन हासिल की, और उसी के साथ ये ऑटोमी नाम के कंपनी को उन्होंने फॉर्म किया, जिसकी पॉलिसीज़ के अंदर में एक प्रोडक्ट पॉलिसी भी उन्होंने डिज़ाइन की है। अब इस प्रोडक्ट पॉलिसी में सबसे पहली पॉलिसी है एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस। अभी एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब हम क्या समझते हैं कि देखो, एक सिंपल बात है, हम लोग को पता नहीं चलता कि हम डेली क्वालिटी को लाइक करते हैं, डेली क्वालिटी को अडॉप्ट करते हैं, हमको पता नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मॉर्निंग में हम उठने के बाद डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, और फिर हम बाहर निकलते हैं। अगर एक दिन आप एग्जांपल लीजिए, एक दिन आप उठे मॉर्निंग में, आपने ब्रश नहीं किया और आप नहाए नहीं, और आप चले गए ऑफिस में काम करने के लिए, उस दिन की क्वालिटी कैसे रहेगी आपकी लाइफ की? ये क्वालिटी हर एक के लिए अलग अलग होती है, क्वालिटी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो इसके लिए क्वालिटी का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है, और जो हम डेली अडॉप्ट करते हैं, डेली उसको जीते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता। तो हर एक पर्सन टू पर्सन क्वालिटी का डेफिनेशन वेरी होता है, और क्वालिटी एक कंपैरेटिव टर्म है।
एक किसी को कोई क्वालिटी अच्छी, एक आधी चीज़ की क्वालिटी अच्छी लगती होगी तो किसी को वो चीज़ नहीं लगती होगी। तो जैसे हम क्वालिटी के बारे में अगर बोलेंगे तो बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ये 4 क्वालिटी के प्रकार हमको मालूम है। जैसे बैड क्वालिटी बोले तो मैं कभी इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ होती है। गुड क्वालिटी बोले ओके है भाई, चलता है, नॉट बैड। बेटर क्वालिटी ठीक ठाक है, चलता है। बेस्ट क्वालिटी अच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड। जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी है, अच्छा है, चलता है, मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर भी एक क्वालिटी है जिसका नाम है एब्सोल्यूट क्वालिटी, जो ऐसी क्वालिटी होती है जो अनमैचिंग होती है, अनकम्पेरेबल होती है, यूनिक होती है, और ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। ऐसी क्वालिटी जब प्रोडक्ट कोई आता है हमारे सामने, हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तब जाके हमें लगता है कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, उसे एब्सोल्यूट क्वालिटी कहते हैं। ये इसके साथ में प्राइस जो होती है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस में अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस एक मेजरेबल आइटम है और प्राइस क्वालिटी के हिसाब से बदलती जाती है। चीप क्वालिटी बोले तो बैड प्रोडक्ट्स जिसमें मिलते हैं, रीजनेबल ओके प्रोडक्ट, अफोर्डेबल में ठीक ठाक मिलते हैं, एक्सपेंसिव अगर है तो अच्छा है। और एब्सोल्यूट प्राइस जो उसे कहते हैं कि जो अनमैचिंग है, अनकम्पेरेबल है, यूनिक है। मीन्स एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी हो, जो एब्सोल्यूट प्राइस हो, जो प्रोडक्ट उस प्राइस में उससे कम दाम में मिल ही नहीं सकता, उस प्राइस को एब्सोल्यूट प्राइस कहते हैं। कि एब्सोल्यूट प्राइस मतलब इस दाम में ये प्रोडक्ट इसके नीचे के दाम पे मिल ही नहीं सकता, उसको एब्सोल्यूट प्राइस कहते हैं। और एटॉमी एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट एब्सोल्यूट प्राइस में देती है। अभी देखिए एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस कैसे मेंटेन की जाती है। देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो उसको बनाने के लिए मेजर 4 यम होते हैं। 4 यम मतलब एक मेथड होती है, दूसरा मैन पावर होती है, तीसरा मटेरियल होता है और चौथा मशीन्स होती है। तो अगर हम देखा जाए तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका मेथड डिज़ाइन किया जाता है, उसकी प्रोसीजर डिज़ाइन की जाती है। वो प्रोसीजर ऑटोमी के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने के लिए कायरी करके साउथ कोरिया की दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड रिनाउंड R&D सेंटर है, जो नासा के बाद सेकंड नंबर पे आता है। और इनके पास 4,000 साइंटिस्ट है और 1,300 PhD होल्डर्स है। ये सब साइंटिस्ट और PhD होल्डर कोई भी एक प्रोडक्ट अगर बनाने का रहेगा तो उसका फॉर्मुलेशन करती है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और उस प्रोडक्ट का फार्मूला तैयार करके ग्लोबली पेटेंट करती है। और वो पेटेंटेड फार्मूला फिर कोल मार करके जो साउथ कोरिया की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी को वो फार्मूला देके उसके ऊपर से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है, इसकी जो मेथड होती है, एक वर्ल्ड क्लास एंड टॉप क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसीजर और ये फॉर्मुलेशन किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन पावर लगती है। कोलमार के पास हाईली स्किल्ड मैन पावर है और इस मैन पावर को कंप्यूटराइजेशन का बैकअप है। मतलब कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से ह्यूमन एरर कम होती है, उसके बाद उसका रिजेक्शन जो होते हैं प्रोडक्ट्स का वो कम होता है, वेस्टेज कम होता है, रिपीटेटिव वर्क कम होता है। अब ह्यूमन एरर कम होने की वजह से रिजेक्शन, वेस्टेज और रिपीटेटिव वर्क कम होने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट लेस हो जाती है। कॉस्ट रिपीटेटिव वर्क होता नहीं, इसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगती नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और कंपनी कोई सैंपल प्रोडक्शन नहीं करती कि हम एक बड़ा प्रोडक्ट का सैंपल, छोटा सा पीस सैंपल के लिए दे दो, वो कंपनी की पॉलिसी में नहीं आता है। क्योंकि कंपनी मानती है कि इस सैंपल का जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसका मेन प्रोडक्ट के बराबरी में कॉस्ट जाता है और वो सैंपल की कॉस्ट मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट में बाद में ऐड की जाती है और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके लिए कंपनी सैंपल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, कॉस्ट मिनिमम रखने के लिए। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जो होते हैं इस कंपनी के ऑटोमी के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रॉ मटेरियल होते हैं और ये रॉ मटेरियल ऐसी जगह से परचेस किए जाते हैं जहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन हो, बल्क प्रोडक्शन जहाँ पे हो और चीप रेट हो। इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपैरिजन करके इस प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी भी वही क्वालिटी भी अच्छी रहे और
कॉस्ट भी कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके टोटली नेचुरल रॉ मटेरियल्स और हर्बल हर्ब्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। एटॉमिक के प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है मशीन्स। देखिए, एक एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ये नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हाई क्वालिटी की हाई कॉस्टली मशीन्स लगती है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे मशीन्स की कॉस्ट इतनी हाई होने के बाद भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए मास प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब एक मशीन अगर एक साल में अगर 1 लाख प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो 10 साल तक 10 लाख प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगी। उस मशीन की कॉस्ट वो 10 लाख प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो डिवाइड हो जाती है। इसके लिए ओवरऑल मास प्रोडक्शन होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसी एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट एब्सोल्यूट प्राइस पे कंपनी ऑटोमी अचीव करती है बेचने के लिए। अभी मास्टिच नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है, पॉलिसी आती है। ये मास्टिच की उत्पत्ति जैसे हुई, इसमें के बारे में मिस्टर हेंगेल पार्क बताते हैं कि जब ऑटोमिक को सबसे पहले हेमोहिम ये प्रोडक्ट मिला, तो उस वक्त उसकी मैन्युफैक्चरिंग करीबन 3000 बॉक्सेस मैन्युफैक्चर होते थे एवरी 6 मंथ में। मतलब 500 बॉक्सेस हर महीना में बेचे जाते थे, और उसकी कॉस्ट उस वक्त कुछ $750 होती थी एक बॉक्स की। तो इन्होंने SBT मीन्स कोलमार के प्रेसिडेंट के पास गए और उनको बोला कि अगर आप इस हेमोहिम के प्रोडक्ट को अगर 1 लाख यूनिट्स 1 लाख बॉक्सेस अगर आप हर महीना में प्रोडक्शन करोगे, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम होगी, और इन 1 लाख बॉक्सेस को हम मार्केट में 1 महीने के अंदर बेच देंगे। तो उन्होंने वो सॉल्यूशन, उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट किया, और उस वक्त जब उन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू किया, तब उस प्रोडक्ट की कीमत $75 के आसपास आ गई। तो इतना कम होने की वजह से उसका सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और लोगों के हेल्थ के ऊपर में उसका जो अच्छा परिणाम होता था, उसके टेस्टिमोनियल्स आने लगे, और उस प्रोडक्ट का और ज़्यादा सेल होता रहा, और प्रोडक्ट आज वो वर्ल्ड रिनाउंड है। ये मिस्टर हेंगेल पार्क ने उनका जो 17 साल का ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में उनका जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस ऑटोमी के प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्लान और ऑटोमी का एजुकेशन सेंटर और ये सब चीज़ डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया। और इसके लिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट क्वालिटी के और एब्सोल्यूट प्राइस पे, चीप प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये थी कंपनी की मास्टिच और एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस पॉलिसी। अभी इसमें और प्राइस रिड्यूस करने के लिए कंपनी ने इन्होंने क्या डिसीजंस लिए कि मास प्रोडक्शन करेंगे, दूसरी बात सैंपल प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, हाई प्राइस के कंटेनर मीन्स जो प्रोडक्ट है उसको हाउस करने के लिए जो हम कंटेनर देखते हैं, बॉक्सेस देखते हैं, वो भी एकदम सिंपल रखे, ताकि बॉक्स की कीमत प्रोडक्ट की कीमत पे ऐड ना हो, और सस्ते और एकदम अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के, लेकिन एकदम हाईफाई नहीं, नॉर्मल दिखने वाले कंटेनर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि कंपनी का मानना है कि ये प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद एक कंटेनर को डस्टबिन में जाना का रहता है, तो इसके लिए कंटेनर की भी प्राइस नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती है। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर की कॉस्ट नहीं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू ये प्रोडक्ट का सेलिंग होता है। कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है एटॉमी के और सेल्स मास्टर टू इम्पेलर मास्टर्स, यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है, जो हम लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरे को रिकमेंड करते हैं। तो इसके लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टोरेज करके या शॉपिंग मॉल में स्टोरेज करके इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग बढ़ती थी वो भी निकाल दी गई है। ये सब बीच की जो कॉस्ट है ये निकाल दी कंपनी ने। इसकी वजह से भी कंपनी की प्रोडक्ट्स क्वालिटी कॉस्ट कम है, बहुत कम है। ऑटोमी चाहती है कि ये जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट हमारे लाइफ में हम डेली इस्तेमाल में यूज़ करें और हमारे लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड हम बढ़ाएं।
और ऑटोमी के जो प्रोडक्ट्स है ये नेशनल प्रोडक्ट्स करके इस्तेमाल हो। नेशनल प्रोडक्ट्स मतलब कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लायक हो, इसकी क्वालिटी और इसकी कॉस्ट उस तरह की हो। तो ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट वेरी चीप रेट पे एज कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स बेचे जाते हैं। थर्ड पॉलिसी जो आती है कंपनी की यह है GSGS पॉलिसी, मीन्स ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सेल्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वोकल फॉर लोकल का जो अभी नारा दिया है और इंडिया में जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। सेम पॉलिसी एक कंपनी ऑटोमी 2010 से जब से इनकॉर्पोरेशन इसका हुआ है तब से फॉलो कर रही है। वोकल फॉर लोकल की पॉलिसी के अंतर्गत क्या करते हैं कि ये रॉ मटेरियल जिस भी कंट्री में कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उस कंट्री के जो बेस्ट रॉ मटेरियल्स है, बेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करती है और उस प्रोडक्ट पे फॉर्मुलेशन करके उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसी कंट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचती है। उस कंट्री में तो बेचती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में से इंडिया में जो हल्दी होती है, टर्मरिक और अश्वगंधा, ये जो दो रॉ मटेरियल्स है हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं ये एकदम बेस्ट क्वालिटी के और मास प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है। और इसके लिए कंपनी ने इन दो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने का डिसाइड किया है। ये डिक्लेरेशन कंपनी के MD ने लास्ट इसमें दिया है हमको। तो ऐसे ये नेशंस प्रोडक्ट कंपनी वो लोकल मार्केट में भी बेचती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बेचती है। तो ये GSGS पॉलिसी थर्ड पॉलिसी कंपनी की है। चौथी पॉलिसी जो है कंपनी की वो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। ये पॉलिसी के अंदर में रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी में कंपनी का अपने प्रोडक्ट के ऊपर का कॉन्फिडेंस कितना है ये दिखता है। क्या है कि ये सेल्स इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन किए हैं। ये हमारे लिए रेगुलर इंडस्ट्री नहीं है। जो रेगुलरली सेल्स का काम करते हैं उनके लिए और हमारे लिए अलग है, टोटली न्यू है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें ये एजुकेट किया जा रहा है कि ऑटोमी के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी को हार्म नहीं करते और हम लोग भी किसी को हार्म नहीं करते हैं। हम किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। हम किसी को यूजलेस प्रोडक्ट, इसका आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट आप खरीदो करके हम वो भी किसी को नहीं बोलते हैं। हमारा जॉब है कि किसी को हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। अगर इंट्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट किसी ने नहीं लिए तो कोई बात नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोग ऐसे प्रोडक्ट को भी चाहते हैं और ऐसे बिजनेस को भी चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी चाहते हैं और ऐसा बिजनेस भी करना चाहते हैं जिसमें से अर्निंग हो, जो कंज्यूमर सक्सेस का बिजनेस है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से अगर इसी के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आप किसी एक या दो व्यक्ति को जो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन ऑटोमी के प्रोडक्ट अगर आप खुद परचेस करेंगे, खुद यूज़ करेंगे और दूसरों को रिकमेंड करोगे तो इसका बेनिफिट आपको खुद को भी फाइनेंशियली मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से $30,000 to $50,000 का पर मंथ का इनकम हम लोग कमा सकते हैं। और इस अमाउंट का अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो भी वो आजू बाजू के लोगों को उसकी हेल्प कर सकते हैं इस अमाउंट से। और एक ख़ास बात यह है कि जब हम किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और उनको परचेस करने के लिए बोलते हैं और यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और अगर उनको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उन्होंने परचेस किया, 10,000 का होने दो, 5,000 का, 2,000 का, जो भी प्रोडक्ट होने दो, उनको अगर पसंद नहीं आया, उन्होंने 15-20 दिन यूज़ किया लेकिन पसंद नहीं आया, तो वो प्रोडक्ट उन्होंने जैसा है वैसा यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट वापस देना है कंपनी को। कंपनी उनको उन्होंने जो अमाउंट पे किया उसमें से जो गवर्नमेंट को टैक्स गया है वो काट के पूरा का पूरा अमाउंट उनको वापस करेगी। ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है कि आपने इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट भी कंपनी वापस लेने को तैयार है अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। ये कंपनी की पॉलिसी, ये कंपनी का कॉन्फिडेंस उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी में
है वो दिखाता है। और इस कंपनी का ऑटोमी का 10 साल का जो रिटर्न का रेशो है वो 0.19% है, ओनली 0.19%। इतना कम रिटर्न रेशो है और इतना कम रिफंड रेशो है। तो ये ऑटोमी की पॉलिसी है, रिटर्न एंड रिफंड। तो ऑटोमी को एक कंज्यूमर करके भी आप ले सकते हैं, और ऑटोमी को आप एक रिटेलर करके ले सकते हैं, एक नेटवर्किंग करके बिजनेस भी आप खड़ा करके बहुत सारा पैसा इसमें से आप कमा सकते हैं। ऑटोमी ज्वाइन करने के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्पेशलाइज नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम से अगर काम करोगे, आपके लिए टोटल सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है, आपके लिए टोटल कंपनी का प्लेटफॉर्म 100% रेडी है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको किसी चीज़ की कुछ भी उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेमिनार्स अटेंड करेंगे, जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, आप अगर कंपनी के जो वीडियोस ऑडियोज जो रिलीज़ होते हैं उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो भी आप ये बिज़नेस आसानी से सक्सेसफुली कर सकते हैं। आपके स्पॉन्सर्स आपको अपलाइंस आपको हेल्प करते हैं, और ऑटोमी का एजुकेशन सेंटर आपको एजुकेट करता है। तो ये ऑटोमी ज्वाइनिंग करने में कुछ भी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। ये था आज का कंपनी के प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन।